आज हम करेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले न पढ़ा गया हो, और बोध का अर्थ होता है ज्ञान। अपठित बोध, अपठित बोध का अर्थ होता है, अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले न पढ़ा गया हो, और बोध का अर्थ होता है ज्ञान। चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में हो। ठीक है, चाहे गद्यांश में हो चाहे पद्यांश में हो। ठीक है। गद्यांश जैसे एक अनुच्छेद दे देते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, और उसे अपने अपनी भाषा में लिखना होता है। ये नहीं है कि जैसे अनुच्छेद दे दिया है तो उसमें आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया और आपने एज इट इज उसको वहां पे लिख दिया। ये नहीं तरीका होता है लिखने का इसको। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसमें। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का अर्थ है पहले न पढ़ी गई किसी रचना के अर्थ को समझना, कि जो चीज हमने पहले कभी नहीं पढ़ी है और उसके अर्थ को समझकर लिखना। ठीक है, अर्थ को समझने का यह अभ्यास दो प्रकार से होता है, जैसे मैंने भी बताया। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, दो मतलब अभ्यास के द्वारा होता है, गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, जैसा हम पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है, पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा है ये। ठीक है, पहले न पढ़े गए गद्यांश को अपठित गद्यांश और पद्यांश को अपठित पद्यांश कहते हैं। ठीक है, इन्हें पढ़कर पहले आप इनका अर्थ समझते हैं, उसके बाद आप इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के लिए आवश्यक बातें, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अपठित गद्यांश या पद्यांश के उत्तर देते समय प्रश्नानुकूल यानी प्रश्नों के अनुसार ढली हुई भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मीन्स क्या है यहाँ पर, जिस तरह से जिस क्रम से प्रश्न दिया है उसी क्रम से हमें उसका उत्तर देना है। ये नहीं है कि हमने प्रश्न कुछ और दिया है और हमने अनुच्छेद में से देखकर उसको वैसा का वैसा ही उतार दिया है। ठीक है, ये सही तरीका नहीं होता है। यदि हम गद्यांश से पूरा का पूरा उत्तर ज्यों का त्यों उतारते हैं या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को गद्य रूप में ढाले बिना काव्य पंक्तियों को उतार देते हैं तो उत्तर को प्रश्न में नहीं जोड़ते हैं। समझ में आया? जैसे गद्यांश में तो चलो एक बार को चल भी जाता है, लेकिन पद्यांश में तो बिल्कुल नहीं होता है कि जैसे आपने प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर आपने कविता के रूप में ही लिख दिया। मीन्स पद्यांश में कविता की लाइनें दी होती है ना, तो हमें उसको क्या करना होता है, किस रूप में लिखना होता है, हमें उसको गद्यांश, काव्य पंक्तियों को हमें किसमें गद्य रूप में लिखना होता है। अब ठीक है ना, तो ऐसे उत्तरों को आदर्श उत्तर नहीं माना जाता है। जो उत्तर को हम प्रश्न मतलब जो काव्य पंक्तियों को ही उतार देते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को का उत्तर आदर्श नहीं माना जाता है, मतलब ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में प्रश्न के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्रश्न के जिस तरह से प्रश्न दिया है उसी के आधार पर हमें उसका उत्तर लिखना होता है। जैसे प्रश्न है, बदली हुई परिस्थितियों में ऑनलाइन कक्षाएं उपयोगी क्यों हैं, स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न में हमारी भाषा प्रश्न के अनुसार तभी मानी जाएगी जब हम या तो उत्तर यहाँ से शुरू करें कि बदली हुई परिस्थितियों में ऑनलाइन कक्षाएं इसलिए उपयोगी है क्योंकि, ठीक है, फिर क्योंकि के आगे जो हम लिखेंगे उत्तर में, या फिर उपाय पहले लिखने के बाद अंत में लिख दे कि इन्हीं कारणों से बदली हुई परिस्थितियों में ऑनलाइन कक्षा उपयोगी है। मतलब जिस तरह से प्रश्न पूछा गया, या तो आप उसका उत्तर पहले देके उस लाइन को उस पंक्ति को अंत में जोड़ दो, या उस पंक्ति को शुरू में जोड़ के उसका आंसर दे दो, उत्तर दे दो। ठीक है, अपठित बोध के अभ्यास में हर प्रश्न का उत्तर लिखने के उपरांत एक या दो पंक्ति अवश्य छोड़ दे। ऐसा करने से प्रस्तुतिकरण प्रभावी लगता है। ठीक है, क्योंकि नहीं इसलिए है कि आदि शब्दों की वर्तनी और सही प्रयोग आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग कई बार किया जाता है और इनकी गलत वर्तनी का प्रभाव कार्य के स्तर पर पड़ता है। अपठित गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक सहज, सरल व मूल भाव से जुड़ा होना चाहिए। जो भी शीर्षक आप लिखते हैं, सहज, सरल और मूल भाव। शीर्षक आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, हम पूरा जो भी गद्यांश है पद्यांश है उसको पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये किसके ऊपर दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि इनमें बिजली चोरी की बात की गई है, तो हमारा शीर्षक क्या होगा, बिजली चोरी
एक गंभीर समस्या, यानी बिजली चोरी से ही जुड़ा होना चाहिए। मतलब जिसके ऊपर गद्यांश या पद्यांश दिया है हमारा शीर्षक भी उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने उसमें 50 लाइन दी है तो 50 लाइनों के ऊपर आपने कोई भी शीर्षक लिख दिया। और शीर्षक एक पंक्ति का नहीं होता है, शीर्षक 2 या 3 शब्दों का होता है। शीर्षक का मतलब समझते हैं सभी बच्चे, टाइटल। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में भी करते हैं, टाइटल लिखते हैं, कोई भी आपको पैराग्राफ दिया होता है और उस टाइटल लिखते हैं कि इस पैराग्राफ का टाइटल क्या है, मीन्स किसके ऊपर दिया गया है, इस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश या पद्यांश के अर्थ को समझने में हमें बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जितना समय इनके लिए उचित हो उतना समय इन्हें जरूर देना चाहिए। उचित होगा कि गद्यांश या पद्यांश पढ़ने से पहले हम सभी प्रश्नों को पढ़ लें। ऐसा करने से उत्तरों तक पहुंचने और उनके प्रश्नों के अनुसार ढालने में आसानी होगी। मीन्स हम पहले प्रश्न पढ़ लें और जब हम गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें अपने जो हमने प्रश्न पढ़े उनके उत्तर हमें तुरंत मिलते चले जाएंगे। हमें ध्यान रहेगा कि हाँ ये प्रश्न है और हमने इसमें ये पढ़ा है तो इसका उत्तर ये होगा, तो हमें आसानी रहेगी, हमें पढ़ते पढ़ते उनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक गद्यांश दिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दिए हैं बहुविकल्पीय। अच्छा, जब भी कोई गद्यांश या पद्यांश होता है उसमें कई तरह से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे ऑप्शन विकल्प के रूप में भी दे देते हैं प्रश्न, है ना, और एक नंबर मतलब एक अंक के लिए भी दे देते हैं, 2 अंक के लिए भी दे देते हैं, और उसमें व्याकरण के ऊपर भी कुछ भी प्रश्न बना देते हैं। वो कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पर विकल्प के रूप में प्रश्न दिए हैं, जैसे कौन सा प्रश्न इंसान की जिज्ञासा को सदा से मथता रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर 4 ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं तो हम उसका सही उत्तर चुन लेंगे। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष में जीवन है कि नहीं, ये प्रश्न इंसान में की जिज्ञासा को सदा से मतलब आता रहता है कि अंतरिक्ष में जीवन है या नहीं। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर 2-3 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, यहाँ पर शीर्षक के लिए भी दिया गया है तो आप सही जो शीर्षक होगा उस पे आप टिक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा अनुच्छेद दिया है, गद्यांश ही दिया है। गद्यांश में यहाँ पर प्रश्न देखिए, 1 अंक वाले लघु प्रश्न। ठीक है, जो 1 अंक के होते हैं, जैसे सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, तो आप इसी के अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे अब यहाँ पे देखिए सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, और यहाँ पर प्रश्न में इसमें गद्यांश में दिया है मनुष्य को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे ही उतारेंगे या जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे? हमने पढ़ लिया है, हमें समझ आ गया है कि सृष्टि की संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, तो हम प्रश्न के अनुसार ही उसका उत्तर लिखेंगे कि सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, ना कि हम ये पहली जो पंक्ति दी गई है इसको यहाँ पे उतार देंगे। बिल्कुल भी आपका प्रश्न उत्तर ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमें प्रश्न के अनुसार ही उसका उत्तर लिखना होता है। ठीक है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, संकल्प व साहस का महत्व। ठीक है, शीर्षक भी जैसे कुछ बच्चे पूरा एक पंक्ति में लिख देंगे, शीर्षक उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। शीर्षक 2 या 3 शब्दों में, 2 से 3 शब्दों में होता है, ये नहीं कि आप पूरी पंक्ति लिख दो। उसमें हमें बस एक टॉपिक बताना होता है कि ये किसके ऊपर दिया गया है, शीर्षक किसके ऊपर। ठीक है, सिर्फ वही लिखना होता है, उसमें हमें पूरी रामायण नहीं लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद 2 अंक वाले भी आ जाते हैं, उसमें हमें थोड़ा और ज्यादा लिखना पड़ता है। मनुष्य की सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना क्यों कहा जाता है, उसमें हमें फिर प्रश्न के अनुसार लिखते हुए चलेंगे, मनुष्य को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि, उसके बाद उसका उत्तर लिख देंगे फिर। ठीक है,
जीरो से हीरो बनना उक्ति का क्या अर्थ है? जीरो से हीरो बनना उक्ति का अर्थ है अपने संकल्प साहस के बल पर अपनी छोटी सी हैसियत से ऊपर उठते हुए अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन का नायक बन जाना, इस तरह से। ठीक है, वहां पर आप अंक देख लीजिए कितने अंक का है। 1 अंक का है तो आप उसका उत्तर एक मतलब उसमें एक पंक्ति में दे दीजिए। अगर उसमें 2 नंबर का दिया है, 2 अंक का दिया है तो उसमें 2-3 पंक्तियां लिख दीजिए। ठीक है, फिर आते हैं इसमें व्याकरणिक प्रश्न भी दे देते हैं व्याकरण के आधार पर। जैसे ऐतिहासिक शब्द से जैसे गद्यांश में से कोई शब्द उठा लिया और उसके ऊपर व्याकरण से कुछ शब्द बनाने के लिए दे दिया। जैसे इसमें से ऐतिहासिक शब्द ले लिया हमने और उसमें प्रश्न में दे दिया कि ऐतिहासिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो। अब इसका आंसर आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा, ये आपको अपने ज्ञान से करना होगा। ठीक है, व्याकरण के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको अपने ज्ञान से करना होगा, वो उसका उत्तर आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक का मूल शब्द होता है इतिहास और प्रत्यय है इसमें इक, इन दोनों को जोड़कर बना है ऐतिहासिक। सर्वोच्च शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, सर्व जमा उच्च। ठीक है, वे युग के सबसे महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में शुमार हुए। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? महानतम वैज्ञानिकों। अब वैज्ञानिकों तो यहाँ पर भाई क्या है, संज्ञा शब्द है, और महानतम वैज्ञानिक यहाँ पर इसकी विशेषता बताई है, वैज्ञानिकों की विशेषता क्या बताई है? महानतम। तो हमारा विशेषण शब्द क्या होगा? महानतम। ठीक है, इस तरह आपको व्याकरण के ऊपर जो भी क्वेश्चन प्रश्न आएगा वो आपको अपने ज्ञान के अनुसार करना होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में यह गद्यांश रिश्तों के बारे में दिया गया है कि रिश्ते एक मनुष्य का जन्म से संबंध, जन्म जब होता है तभी से उसके रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं, और उनका अंत कब होता है? जब व्यक्ति की, मनुष्य की मृत्यु होती है तभी उनका अंत होता है। ठीक है, तो इसमें इस गद्यांश में रिश्तों के बारे में बताया गया है। जैसा आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। रिश्तों से मनुष्य का कैसा संबंध है? यहाँ पर जन्मजात। ओके। गद्यांश में रिश्तों को बताया गया है नाजुक डोर, पतंग व डोर के समान। पतंग व डोर के समान। पतंग व डोर के समान। ठीक है, रिश्तों की सार्थकता किन गुणों से है? सच्चाई, कर्तव्य, विश्वास, या सभी? उपयुक्त सभी। सभी, वेरी गुड, उपयुक्त सभी। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार कैसे व्यवहार को रिश्तों में अनुचित नहीं कहा जा सकता है? जिसमें हम अपने प्रियजन को उसके अनुचित निर्णय के लिए सचेत करें व उचित परामर्श दें। जिसमें हम अपने प्रियजन को उसके उचित अनुचित निर्णय के लिए स्वतंत्र छोड़ दें, जिससे हम अपने प्रियजन के अनुचित कार्य में भी उसका साथ दें, या सभी सही है? कौन सा विकल्प सही है इसमें? मैम 2, मैम 3 वाला। सभी सही है। हम अपने प्रियजन के अनुचित कार्य, सभी सही है। हम सभी सही हैं। एक मिनट। जिससे हम अपने प्रियजन के अनुचित कार्यों में भी उसका साथ दें, क्या ये अनुचित नहीं माना जाता है? हम वो सही है, फर्स्ट वाला। हाँ, ये वाला सही है। फर्स्ट वाला सही है। हम अपने प्रियजन को उसके अनुचित और अनुचित निर्णय लेने में उसको सचेत करें या उचित परामर्श दे, तो इसको शास्त्रों में अनुचित नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा गद्यांश दिया गया है, यह ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर दिया गया है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल शॉपिंग करना इतना इजी आसान हो गया है ना,
कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, हम मतलब कम समय में अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं। जल्दबाजी शब्द से मूल शब्द का प्रत्यय अलग अलग कीजिए। इसमें जल्दबाजी में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? मूल शब्द हो जाएगा आपका जल्द और प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका बाजी। ठीक है, हमें भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित होकर जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? गुणवाचक विशेषण शब्द यहाँ पर दिया है भ्रामक विज्ञापनों। तो विज्ञापन तो यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया है और भ्रामक इसकी विशेषता दी गई है, तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रामक। ठीक है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, नीचे 2 अंक वाले प्रश्न दिए हैं, ये सभी बच्चों को खुद करने हैं और अपनी व्याकरण की नोटबुक में करने हैं। ठीक है, फेयर नोटबुक में, ये तुम खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, अपने आप से करोगे और सटीक आंसर लिखोगे, सटीक उत्तर लिखोगे, प्रश्न के अनुसार उसको लिखोगे। ठीक है,